हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास 11। सबसे पहले तो क्लास 10th क्लियर करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आप एक नए फेज में हैं और आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी की जर्नी शुरू कर रहे हैं। आज हम क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। देखो, क्लास 10 तक आपने सोशल साइंस में ज्योग्राफी को बस एक छोटे से हिस्से के रूप में पढ़ा था, लेकिन अब ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। मतलब ये एक अलग से सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि आखिर ये ज्योग्राफी है क्या और हम इसे क्यों पढ़ें। तो देखो, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों। सोचो, हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पर, राइट। और ये अर्थ हमारा अपना घर है, यानी कि होम है। लेकिन क्या हमारा ये घर हर जगह से एक जैसा दिखता है? बिल्कुल नहीं। कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं बड़ी बड़ी नदियां हैं, कहीं घने घने जंगल हैं, तो कहीं दूर दूर तक फैला हुआ है सूखा रेगिस्तान। इस नेचुरल डिफरेंस को हम कहते हैं फिजिकल वेरिएशंस। यानी कि हमें चारों तरफ अलग अलग फिजिकल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन रुको, सिर्फ नेचर ने थोड़ी ना वेरिएशंस बनाए हैं। हम इंसान भी पीछे नहीं रहे। हमने भी अर्थ पर कई सारे चेंजेस किए, जैसे कि गांव बनाए, बड़े बड़े शहर बसाए, सड़कें निकाली और मार्केट्स बनाए। इन सबको हम कहते हैं कल्चरल या सोशल वेरिएशंस, जो कि हमने क्रिएट किए हैं। तो बस बात यहीं आकर कंप्लीट हो जाती है। इसी फिजिकल एनवायरनमेंट जो नेचर ने बनाया और ह्यूमन बींग्स जो हमने बनाया, इन्हीं के बीच के रिश्ते को समझने का नाम ही जियोग्राफी है। अब थोड़ा इसके नाम के पीछे ही कहानी जान लेते हैं। आखिर ये जियोग्राफी वर्ड आया कहाँ से है? तो देखो, ये शब्द सबसे पहले एक ग्रीक स्कॉलर एरेटोस्थेनिस ने दिया था। उन्होंने इसे दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया। पहला जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और दूसरा ग्राफोस, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। लेकिन पता है दोस्तों, स्कॉलर्स ने इसे एक और खूबसूरत नाम दिया है, द अबॉर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों के रहने की जगह के रूप में अर्थ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये अर्थ सिर्फ मिट्टी, पत्थर या पानी का एक बेजान गोला नहीं है। ये हम इंसानों का, प्लांट्स का और एनिमल्स का अपना जिंदा घर है। अब सोचो दोस्तों, जब हम अपने किसी नए घर में जाते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, है ना? बस हमारे इस बड़े से घर अर्थ को समझने के लिए एक जियोग्राफर, यानी कि वो एक्सपर्ट जो हमारी धरती और उसके एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, उसके दिमाग में सिर्फ 3 मेन सवाल आते हैं। और पता है, इन 3 मेन सवाल में ही पूरी ज्योग्राफी का राज छुपा हुआ है। तो दोस्तों, इन 3 सवालों को एक मस्त एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो कि आप थार डेजर्ट में खड़े हो। अब सोचो, वहां पर हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल यही होता है ना, व्हाट, यानी कि ये क्या है। वहां खड़े होकर आप सबसे पहले देखोगे कि आपके सामने अर्थ की कौन सी चीज मौजूद है। आप बोलोगे कि अरे, मेरे सामने तो एक हॉट डेजर्ट है। इससे हमें उस जगह की पहचान हो गई। अब उसी समय पर तुरंत दूसरा सवाल भी दिमाग में आएगा, वेयर, यानी कि कहाँ। अब आप सोचोगे कि भाई, ये डेजर्ट दुनिया में कहाँ पर है? तो आंसर मिलेगा कि ये हॉट डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में लोकेटेड है। इससे हमें उसकी लोकेशन पता चल गई। तो दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी बता देगा, लेकिन असली ज्योग्राफी तब शुरू होती है जब हमारे दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा सवाल आता है। वो सवाल है व्हाई, यानी कि क्यों। अब हम ये ढूंढेंगे कि ये डेजर्ट वहां पर क्यों है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। तो देखो, रीजन ये है कि ये डेजर्ट वहां पर इसलिए है क्योंकि वहां की जो अरावली रेंज है, पहाड़ है, उनकी डायरेक्शन मॉनसून विंड्स के बिल्कुल पैरेलल है। मॉनसून विंड्स पहाड़ों से टकराती नहीं है, उनके बगल से आराम से निकल जाती हैं। तो जब पहाड़ों से मॉनसून विंड टकराएंगी नहीं तो बारिश भी नहीं होगी। ये हमने 9th में ही पढ़ा था। और इसलिए वो एरिया हमेशा के लिए सूखा रह गया, यानी कि डेजर्ट बन गया। तो देखा आपने, जब तक हम सिर्फ व्हाट और वेयर पढ़ते थे, ज्योग्राफी बस रटने वाला एक नॉर्मल सब्जेक्ट था। लेकिन जैसे ही हमने व्हाई, यानी कि कारण पूछना शुरू किया, तो ज्योग्राफी एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया। अब आते हैं चैप्टर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, नेचर और ह्यूमंस का रिलेशन कैसा है। क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं? बिल्कुल नहीं। ये दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। कैसे? देखो, टाइम के साथ साथ रिलेशनशिप में काफी बदलाव आया है और इस पूरे इवोल्यूशन को हम 2 फेजेस में समझ सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव एज, यानी कि इंसान के जीवन का शुरुआती फेज। तो सोचो उस अर्ली फेज के बारे में जब ह्यूमंस के पास ना ही इंटरनेट था, ना ही मशीनें थी, ना ही टेक्नोलॉजी थी। तब हम कंप्लीटली नेचर के कंट्रोल में थे। हम नेचर के रूल्स को समझते नहीं थे,
इसलिए नेचर के गुस्से यानी कि नेचुरल डिजास्टर से डरते थे, उसकी पूजा करते थे। इंसान पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट था। इस मजबूरी की हालत को यानी कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी को ज्योग्राफी में कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। दूसरा फेज है मॉडर्न एज, जब इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई। धीरे धीरे इंसान स्मार्ट हुए, उसने नेचर के लॉस को समझना शुरू किया, जैसे पत्थरों के फ्रिक्शन को समझा तो आग की डिस्कवरी की। जब हमारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हम उस मजबूरी की स्टेट से यानी कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी से आज़ाद हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पहाड़ों को काट कर सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी नदियों पर डैम्स बना दिए। इस फ्रीडम को और इस नेचर में बदलाव को हम कहते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या पॉसिबिलिज्म। तो अगर हम इन दोनों फेजेस को मिलाकर देखें तो आज का रिजल्ट क्या है? आज हमारी नेचर एक ह्यूमनाइज्ड नेचर बन चुकी है, जहाँ हर तरफ इंसानों के निशान साफ साफ दिखते हैं। यानी कि ये रिश्ता स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, बल्कि एकदम डायनामिक है। पहले नेचर ने हमें शेप किया, फिर हमने नेचर को मॉडिफाई किया, और आज ये दोनों एक दूसरे को कंटिन्यूअसली अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस बदलती हुई दुनिया को समझने के लिए सिर्फ ज्योग्राफी काफ़ी है? सच तो ये है कि ज्योग्राफी कभी भी अकेली चलती ही नहीं है। तो अब यहाँ शुरू होता है हमारा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो चलो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि ज्योग्राफी एक अकेला सेपरेट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इट इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, यानी कि ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाकर जोड़ने वाला एक ब्रिज है। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देता है। अब आप बोलोगे कि भैया ये जोड़ने का काम होता कैसे है? तो देखो दोस्तों, ज्योग्राफी ये काम दो तरीकों से करती है। पहला है स्पेशियल सिंथेसिस और दूसरा है टेम्पोरियल सिंथेसिस। तो सबसे पहले स्पेशियल सिंथेसिस को पढ़ते हैं। पहले इस शब्द को पकड़ो, स्पेशियल। ये बड़ा सा दिखने वाला शब्द असली में बना है स्पेस से, और स्पेस का मतलब होता है कोई भी जगह या एरिया। अब एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। सोचो आप एक खेत के बीचों बीच खड़े हो, तो अगर आपको उस एक जगह यानी कि स्पेस को पूरी तरह समझना है तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, ये बताएगा फिजिक्स का पार्ट यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। वहाँ की मिट्टी कैसी है, ये बताएगा केमिस्ट्री और सॉइल साइंस। वहाँ कौन सी फसल उग रही है, ये बताएगी बायोलॉजी यानी कि बॉटनी। और उस खेत में काम करने वाले किसान आपस में कैसे रहते हैं, ये बताएगी सोशियोलॉजी। अब देखो, ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, लेकिन जियोग्राफी ने क्या किया, इन सारे सब्जेक्ट्स को उठाया और एक ही जगह पर यानी कि एक ही स्पेस पर, एक ही मैप पर लाकर फिट कर दिया। तो जब हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान एक जगह पर इकट्ठा करते हैं तो इसी को कहते हैं स्पेशियल सिंथेसिस। आए समझ में? अब आते हैं सेकंड पर यानी कि टेम्पोरल सिंथेसिस पर। तो यहाँ पर जो ये टेम्पोरल शब्द यूज हुआ है, तो टेम्पोरल शब्द का यहाँ मतलब है टाइम से यानी कि समय से। दोस्तों, ये बात हम समझते हैं कि इस दुनिया में कोई भी जगह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ साथ बदलती है ना? और जब ज्योग्राफी समय के साथ साथ आगे बढ़ती है तो वो बना देती है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। देखो, इसे एक एग्जाम्पल से समझो। सोचो, सदियों पहले हमारे देश में बड़े बड़े हिमालय के पहाड़ बने, तो ये क्या थी? ये थी प्योर जियोग्राफी। लेकिन टाइम के साथ साथ उन पहाड़ों ने एक दीवार का काम किया और बाहर के दुश्मनों को इंडिया आने से रोका। पर उन्हीं पहाड़ों के बीच में जो छोटे छोटे रास्ते थे, पासेस थे, उन्हीं रास्तों से इन्वेडर्स इंडिया के अंदर आए और उनके आने से हमारे देश की पूरी हिस्ट्री बदल गई। यानी अगर हिमालय की वो ज्योग्राफी ना होती तो आज हमारी हिस्ट्री कुछ और ही होती। तो जब जियोग्राफी और टाइम आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर पूरी कहानी ही बदल देते हैं। तो उसे हम कहते हैं टेम्पोरल सिंथेसिस। आए समझ में? तो ये सब पढ़ने के बाद फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि ज्योग्राफी एक ऐसा इंटरफेस है जो एक तरफ नेचुरल साइंसेज जैसे कि फिजिक्स और बायोलॉजी को जोड़ता है, तो दूसरी तरफ सोशल साइंस यानी कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को। अगर इस दुनिया को पूरी तरह से समझना है तो आपको जियोग्राफी आनी ही चाहिए। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती दोस्तों। जब नेचर और ह्यूमन का ये रिलेशन इतना डायनामिक और बड़ा है तो जियोग्राफर्स के सामने एक बड़ा सवाल आया कि इस अर्थ के इतने सारे वेरिएशंस को आकर स्टडी कैसे किया जाए। और यहीं से ज्योग्राफी में एक नया कंसेप्ट आया जिसे हम बोलते हैं ड्यूअलिज्म। ड्यूअलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है एक ही सब्जेक्ट को देखने के अलग अलग नजरिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। इसके अंदर ज्योग्राफी को पढ़ने के दो मेन अप्रोचेस आते हैं। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला अप्रोच होता है सिस्टमैटिक अप्रोच। इसे दिया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जो कि एक जर्मन जियोग्राफर थे। तो इसमें हम पूरे वर्ल्ड से कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक चुनते हैं और उसे ग्लोबल लेवल पर स्टडी करते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट को पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना, यानी कि ये वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है, किस तरह से है, पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। यानी कि टॉपिक एक है फॉरेस्ट, लेकिन एरिया पूरा वर्ल्ड है। इसी अप्रोच से ज्योग्राफी की 3 ब्रांचेस बनती हैं। पहली है फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम पूरे नेचर की स्टडी करते हैं, जैसे पहाड़ और जमीन यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, हवा और मौसम यानी कि क्लाइमेटोलॉजी, नदियाँ और समुंदर हाइड्रोलॉजी, और मिट्टी कैसे बनती है यानी कि सॉइल ज्योग्राफी। दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें फोकस हम इंसानों और हमारे एक्टिविटीज़ पर होता है, जैसे लोगों का कल्चर यानी सोशल ज्योग्राफी, कहाँ कितनी पॉपुलेशन और शहर बसे हैं यानी कि पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, और लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, जैसे खेती, इंडस्ट्री या ट्रेड यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तीसरी है बायो ज्योग्राफी। ये फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी का एक मस्त मिक्स है, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें हम पढ़ते हैं ढेर सारे प्लांट्स के बारे में यानी प्लांट ज्योग्राफी, प्यारे प्यारे जानवरों के बारे में यानी कि जू ज्योग्राफी, और हम सबका इन्वायरमेंट के साथ क्या लेना देना है ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। तो ये थी ज्योग्राफी की सिस्टमेटिक अप्रोच, जिसमें हमने उसकी 3 ब्रांचेस पढ़ी। आया समझ में? अब चलते हैं ज्योग्राफी की दूसरी अप्रोच पर, जो कि है रीजनल अप्रोच। तो ये भी एक जर्मन ज्योग्राफर कार्ल रिटर ने दी थी। ये अप्रोच बिल्कुल अपोजिट काम करती है। इसमें हम पहले वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स यानी कि एरियाज में बांट देते हैं, फिर किसी स्पेसिफिक रीजन को पकड़कर उसके सारे फीचर्स को एक साथ पढ़ते हैं। मतलब पहली वाली अप्रोच में क्या था कि एक टॉपिक को पकड़ते थे और पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे, लेकिन इसमें क्या है कि एक पॉइंट को पकड़ते हैं और उस पर अलग अलग चीज़ों की स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ एक सिटी चुनी, जैसे दिल्ली मान लेते हैं। अब आप सिर्फ दिल्ली की सॉइल, वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग, सब कुछ एक साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ एरिया एक है दिल्ली, पर टॉपिक्स कई सारे हैं। तो डिफरेंस समझ में आया? तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट सब डिविजन्स आते हैं। पहला रीजनल स्टडीज, किसी एरिया को माइक्रो से मैक्रो लेवल तक स्कैन करना। दूसरा रीजनल प्लानिंग, उस एरिया को डेवलप करने का प्लान बनाना। तीसरा रीजनल डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। चौथा रीजनल एनालिसिस, उस एरिया की प्रॉब्लम्स को समझना और उन्हें सॉल्व करना। तो दोस्तों ये थी ड्यूलिज्म की पुरानी अप्रोचेस, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ी और काफ़ी अच्छे से समझ भी लिया। लेकिन क्या आज यानी कि 21st सेंचुरी में भी हम वही पुराने तरीकों से मैप्स बनाकर ज्योग्राफी पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास GIS है यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कंप्यूटर्स पर डाटा एनालाइज करता है। हमारे पास GPS है, जिससे हम एक्यूरेट लोकेशंस ढूंढते हैं, जो आप अपने फ़ोन में भी यूज़ करते हो। और रिमोट सेंसिंग है, यानी कि सैटेलाइट्स के थ्रू हम घर बैठे पूरी दुनिया की डिटेल तस्वीरें क्लिक कर लेते हैं। इन एडवांस टेक्निक्स ने ज्योग्राफी की स्टडी को सुपर फास्ट और 100% एक्यूरेट बना दिया है। तो दोस्तों अब फाइनली थोड़ी चैन की सांस ले लो, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर और सबसे ज़रूरी टॉपिक पर। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आखिर ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इस बात को दिल से समझना, क्योंकि ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब सिर्फ पहाड़ों या नदियों का नाम याद रखना थोड़ी है। इसमें हम स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर की, जो हमें रहने के लिए ज़मीन और खेती के लिए फर्टाइल प्लेन्स देती है। हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, जो हमारे टेम्परेचर और बारिश को डिसाइड करता है। हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, यानी कि ओशियंस और रिवर्स को, जो हमारे रिसोर्सेज का सबसे बड़ा खजाना है। और सबसे ज़रूरी सॉइल्स के बारे में, हम देखते हैं कि मिट्टी कैसे बनती है, पीडोजेनेसिस, क्योंकि उसी मिट्टी से उगा हुआ अनाज पूरी दुनिया का पेट भरता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो फिजिकल ज्योग्राफी हमें बताती है कि ये अर्थ हमारे लिए कैसे बनी है और कैसे काम करती है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? आज हमने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है। इसलिए आज इस सब्जेक्ट को डीपली समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। यानी कि हम आगे तो बढ़ें, प्रोग्रेस तो करें, पर अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी नेचर को बचा कर रखें। नेचर बहुत प्रीसियस है हमारे लिए भी और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। अगर हम ही ये सब कुछ निपटा जाएंगे तो बेचारे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो क्या करेंगी? तो दोस्तों जियोग्राफी हमें यही सिखाती है कि ये धरती हमारा घर है और हमें इसे समझना चाहिए, हमें इसे संभालना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। आखिर हम अपने घर को नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अवर नेचर। ये चैप्टर कोई नॉर्मल चैप्टर नहीं था, ये आपकी पूरी बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का एक फाउंडेशन है। यही आगे की पढ़ाई का असली बेस है। इस बेस को स्ट्रांग रखो। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया तो सबको बताओ कि भैया ने 11th पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और सबको बुलाओ। सनलाइक स्टडी आपका चैनल है, यू आर माई रियल स्ट्रेंथ। तो जाओ शेयर करो इस वीडियो को,
लाइक करो, हम इसी तरीके से इस पूरे सिलेबस को फिनिश करेंगे। कोशिश रहेगी कि और भी सब्जेक्ट्स को कवर करूँ, हिस्ट्री डेफिनेटली आएगी और ट्राई करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस पर भी वीडियोस बनाऊँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।